हेलो दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे विशाल एम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज सजेशंस लेके आए हैं। विशाल एम क्लासेस में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही रिसर्च के बाद बनाए गए हैं और इस क्वेश्चन को आपको घर में रेडी करना है और सारे कॉमन क्वेश्चन इससे लड़ेंगे। आपको घर में जितने क्वेश्चन को लर्न करिए, रेडी करिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई डोंट केयर अबाउट लाइक, पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हो। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल एम क्लासेस में। दोस्तों, तो फिर से अपना सजेशनल वीडियो आज लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, थोड़ा तबीयत भी आज ठीक नहीं था। एक तो वीडियो भी बना लिया था मेरे भाई ने कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। पर मैं आया हूँ और आगे भी आऊँगा जब तक क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम ना हो। एग्ज़ाम्स होने के बाद भी क्लासेस लेकर के आऊँगा। देखो दोस्तों, एक बात जो मेरे सर ने कही थी, राम सर ने, मेरे स्कूल के सर है वो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप टैलेंटेड हो या कोई आपसे भी टैलेंटेड है, सही बात है, वो टैलेंटेड है, बट हार्डवर्क कैन बीट द टैलेंट इफ़ टैलेंट विल नॉट हार्डवर्क। अगर कोई टैलेंट है वो हार्डवर्क नहीं करता है तो हार्डवर्क उसको बीट कर देगा, उसके टैलेंट को। तो दोस्तों, आपको हार्डवर्क करना है। आप में टैलेंट है या नहीं है कोई फायने नहीं पड़ता है, हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने बनाया है वो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया है। अब कितनी बार तो बोलूँगा नहीं, सब बार रिसर्च ही करके बनाता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपने सजेशन को। देखिए, तो आपको हार्ड वर्क से पढ़ना है ये तो बता दिया, पर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है भाई, अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिएगा क्या नहीं पढ़ना है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बड़ी बेकार चैप्टर था ये वाला, पहले तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है। विदेश नीति, इसको भी नहीं पढ़ना है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर था, एक बहुत लंबा चैप्टर था, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको भी दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब भाई क्या क्या पढ़ना है वो सुन लो। इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत बेकार चैप्टर है, एकदम कम्प्लेक्स चैप्टर है, कुछ किसी का समझ आता नहीं है। एक राष्ट्रीय हित, शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 टॉपिक्स पे ये चैप्टर सिमटा हुआ है। पर क्या पढ़ना है वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन भाई अपना तरफ से कुछ पढ़ के रखना। अगर बोर्ड ने ऐसा वैसा क्वेश्चन डाले तो मत बोलना कि विशाल एम क्लासेस में तो बताया नहीं था। मैं जो कॉमन क्वेश्चन है, जो बिल्कुल आने लायक है, वही बताता हूँ। एग्जाम के बाद मिलाना भी कि उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा चैप्टर है, सम मेजर पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स, मतलब कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, ये चैप्टर, ठीक है। तीसरा है ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट। भाई सुनना, इस चैप्टर से इस बार कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। 4 नंबर, अच्छा ठीक है, आगे लिख दिया होगा शायद में। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, मतलब भारत में कार्यपालिका। लेगिस्लेचर इन इंडिया, भारत में विधायिका, ये चैप्टर पढ़ना है। जुडिशियरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका, ये चैप्टर भी पढ़ना है। देखो नोट करके लिखा हूँ कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है, इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, 4 मार्क्स का FAQ पढ़ना है, 4 मार्क्स का MCQ पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए ये अच्छा काम मैं किया हूँ, एक चैप्टर वाइज सजेशन बना दिया हूँ बढ़िया से। सुनिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय, देखो किसी का भी परिभाषा तुम कितना लिखेगा, 3 लाइन 4 लाइन, एगो लिख दोगे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हाइफन दे करके उसका परिभाषा लिख दोगे 3-4 लाइन। पैराग्राफ चेंज करोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर। वो बच्चा जैसा मत लिख देना बीच में लाइन पार के इधर ही, वैसे नहीं करना भाई। मतलब पैराग्राफ पे लिखना कि पहला पॉइंट दिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, उसी मतलब पैराग्राफ में तुम आगे लाइन को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या नहीं होता है, इस तरीके से लिखोगे। बच्चा जैसा लाइन पार के मत लिख देना, ठीक है। 2+2+6 करके ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का परिभाषा और 6 मार्क्स का अंतर इसका, ठीक है। आगे सुनिए, वैश्वीकरण क्या है, फिर भी परिभाषा है एक तो, क्या है, 3-4 लाइन 5 लाइन में इसका क्या लिख दोगे तुम, इसके बारे में लिख दोगे कि क्या है वैश्वीकरण, ठीक है। जैसे इसने इंसान का आवाजाही को, पैसा का आवाजाही को, सर्विस का आवाजाही को आसान किया है। मुक्त रूप से पैसा, इंसान तुम्हारा, मतलब इंसान का मतलब क्या है कि तुम्हारा लेबर और मनी, कैपिटल, यानी कैपिटल तुम्हारा और तुम्हारा सर्विस, ये सब मुक्त रूप से एक देश से दूसरे देश में आवाजाही हो रहा है, यही तो वैश्वीकरण है,
ठीक है। वैश्वीकरण की देखो, हम जो भी लिखे क्वेश्चन में तुमको फर्क नहीं पड़ता है। वैश्वीकरण क्या है ये लिख दोगे। वैश्वीकरण का प्रकृति हो, उसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हो, वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, तुम जिस देश में रहते हो उसके बारे में तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, और वैश्वीकरण कितने तरह का है, आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, इस तरीके अलग अलग जो वैश्वीकरण है उनके बारे में तुम जो है पढ़ोगे, उनके बारे में लिखोगे। तो पॉइंट वाइज करके लिखोगे, बार बार बोलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन से उसको अंडरलाइन करना ना भूले, ठीक है। तीसरा ये तो बता ही दिया अभी कि वैश्वीकरण के बारे में कुछ भी आए तुमको लिखना है भाई, ठीक है। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन ये भी बता दिया हूँ, वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित करता है ये भी लिख ही दोगे। दूसरा जो चैप्टर है तुम्हारा कि कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, देखो भाई सुनो मेरा बात, ठीक है, ध्यान से। उदारवाद जो है उसको भी पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार जो है तुम्हारे लिए मार्क्सवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क्सवाद से 2 क्वेश्चन आते हैं कि मार्क्सवाद का जो है राष्ट्र संबंधी सिद्धांत क्या है। मार्क्सवाद, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बोर्ड को नज़दीक लाता हूँ। मार्क्सवाद का राष्ट्र संबंधी सिद्धांत क्या है, और कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत, और ऊपर वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र संबंधी सिद्धांत की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो मार्क्सवाद से रिलेटेड ये दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। मार्क्सवाद तो जानते ही हो, कार्ल मार्क्स जिन्होंने दिया था, इनके बारे में तुम खुद पढ़ना। समय अगर मिलेगा तो मैं भी सबको जो जितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ सबको मैं इजीली ढंग से सिखाऊंगा और लिखने का तरीका भी बताऊंगा। मार्क्सवाद बता दिया। अब दूसरा है गांधीवाद, ठीक है। तो गांधीवाद का भी तुम पहला जो क्वेश्चन याद करोगे, सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार और गांधी जी के आदर्श जो थे सत्याग्रह से, अहिंसा से रिलेटेड, उनकी विशेषताओं को बताओगे। लेकिन मार्क्सवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूँगा। उदारवाद को भी पढ़ लेना, बोर्ड का मन किया तो क्वेश्चन उदारवाद से भी दे सकता है। 3 को तो सिद्धांत ही है, उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। तो मार्क्सवाद बहुत इंपॉर्टेंट है बोल दिया, गांधीवाद भी पढ़ लेना, लेकिन गांधीवाद को थोड़ा कम पढ़ना, मार्क्सवाद को ज़्यादा पढ़ना। उदारवाद से भी आ सकता है क्योंकि चैप्टर पर सीमित है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखो भारत में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। देखो तो इस बार प्रधानमंत्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य को लिखो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया दोस्तों, VVI मैंने इसको कर दिया है। दूसरा क्या है कि एक राज्यपाल के शक्तियाँ एवं कार्य लिखो, ठीक है। राज्यपाल लिखना बहुत ही मुश्किल है भाई, लेकिन पहले लिख देना कि राज्यपाल का उल्लेख किस संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। उसके बाद उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा भूमिका दे करके लिखना शुरू करोगे आगे। राज्यपाल और प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है राज्य। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक राज्य में कार्यपालिका के कार्यों की चर्चा की जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के कार्य को लिखो। देखो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस बार जो है 20 के क्वेश्चन में क्या आ गया है, तुम्हारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य आ गए हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि दो मतलब लगातार साल में जो है एक ही क्वेश्चन आया हो, ठीक है। पर अगर आने का रहा तो राष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य आ सकता है। बट आप जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो है आपातकालीन शक्तियाँ, उसको पढ़ के जाइएगा इस बार, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। अगला जो चैप्टर है लेजिस्लेचर इन इंडिया या लेजिस्लेचर भारत में विधायिका जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आगे बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला वाला इंग्लिश वाला मैंने शायद आधा में छोड़ दिया भाई, ये कैसे हो गया। सुनो, भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस कौन है, राज्यसभा, लोअर हाउस कौन है, लोकसभा, इनके बीच के संबंधों की चर्चा कीजिए। इसको आपको क्या करना है, इस बार रेडी करना है। देखो वन शॉर्ट आर्टिकल हूँ भाई, 1 टेक में एकदम पूरा वीडियो देता हूँ, ठीक है। सोचो कितना मेहनत करता हूँ कि मैं सोचता भी नहीं, डायरेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो भारतीय सदन के दोनों जो सदन है आपका, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बीच संबंधों की चर्चा आपको पढ़ना है। संसद में जो कानून कैसे बनता है उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1 नंबर जो बोला था मैं, संसद के लोकसभा और राज्यसभा में आपको जो है संबंध की चर्चा करनी है। दूसरा क्या है, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को पढ़ना है। अच्छा, तीसरा को देखो, इस कानून बनाने वाला को ज़्यादा VVI किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार देखो क्या आएगा ये बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट निशाना लगाना, पर मैं बता दिया हूँ पहले ना। ये पहला पार्ट का जो क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला, वो एकदम आ सकता है, एकदम डायरेक्ट निशाना में लगा रहा हूँ इस बार, हो सकता है तो वो आएगा। तो अच्छा से रेडी किया, आपको पढ़ना इतने क्वेश्चन में से ही है, इसमें से आएगा तो बिल्कुल आप लिख दोगे एग्जाम में जाकर के। लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन को मैं पहले नहीं डाला था, पर बाद में मैं एकदम पूरा जब देखा तो मैंने इसको डाला कि एक सदन और द्विसदन के पक्ष और विपक्ष में
तर्क दीजिए। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति एवं कार्य का वर्णन कीजिए। वही लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए या लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति एवं कार्य का वर्णन कीजिए, एक ही बात है। लोकसभा का अध्यक्ष कॉमन टॉपिक है, और पहला हमको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही लग रहा है कि दोनों सदनों के बीच संबंध, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, लोकसभा का अध्यक्ष, 3 टॉपिक बता दिया। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को डालना पड़ा बाद में, एक सदन और दूसरे सदन के पक्ष और विपक्ष में तर्क, इसके गुण क्या है, इनके दोष क्या है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। भारत में न्यायपालिका, हमको लगता है यही अंतिम चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट, कि भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है, तो हाई कोर्ट इस बार आना चाहिए एज अ पैटर्न, अगर समझे हम लोग तो। उसके बाद क्या है, न्यायपालिका सर्वेक्षण के बारे में क्या जानते हो, यानी जुडिकल रिव्यू जो है वो क्या होता है। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे रक्षा कर सकते हो, यानी कि न्यायपालिका को कोई दूसरा जो सरकार का अंग है वो प्रभावित ना कर पाए। ठीक है, तो उसको कैसे बचाओगे, न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या है कि न्यायपालिका की, भारत के न्यायपालिका की विशेषताओं को लिखो। ठीक है, और एक भारत में लोक अदालत को पढ़ लेना, बड़ा ही कम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा मुश्किल है लोक अदालत को, पर पढ़ना इसके बारे में 15 से 16 सेंटेंस पढ़ के आना, आराम से लिख के आना, 20 सेंटेंस तक तुम लिख भी दोगे, याद कर लोगे तो ये। अरे भाई आर्ट्स का स्टूडेंट है, याद करने में क्या दिक्कत है यार, आर्ट्स लेने से पहले क्या सोचते हो कि याद करना, ये तो पता होता है ना, याद कर लेना लोक अदालत के बारे में। ठीक है, उसके बारे में देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैंने डाला है कि राज्य विधायिका के शक्ति एवं कार्य की चर्चा कीजिए। इसको डालना पड़ा मेरे को बाद में, जब मैंने दिमाग दौड़ाया तो। मुख्यमंत्री आ चुका है, पर पढ़ना इसको, देखो उतना लिखने गया उतना लिखा दिया, कोई बात नहीं। तो मुख्यमंत्री के शक्ति एवं कार्य, इसको भी पढ़ लेना। गांधीवाद और मार्क्सवाद में तुलना, ये आ सकता है बाबू, क्योंकि वो सिद्धांत वाला चैप्टर से है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका का वर्णन भी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो भाई अच्छे से रेडी कीजिए, एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। देखिए, और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई डोंट केयर अबाउट लाइक्स बट मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल विशाल एम क्लासेस। जय हो, थैंक यू दोस्तों।